हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। कल हमने नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने 6 नेशनल पार्टी को भी देख लिया था, जिससे कि हमें क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। तो हमारी बुक 4 चैलेंजेस के बारे में बात करती है। फर्स्ट बच्चे, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। आप देखते हैं कि बहुत सारी पार्टीज ऐसी है जहां पर जो मेन डोमिनेंस होता है वो कुछ ही लोगों का होता है, कुछ ही लीडर्स का होता है। यानी कि वहां पर रेगुलर इलेक्शंस नहीं करवाए जाते पार्टी के अंदर भी कि कौन इसका चीफ बनेगा और किसको हम मिनिस्टर बनाएंगे और कौन सा कैंडिडेट कौन से एरिया से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर कुछ ही लोग क्या करते हैं, पार्टी को चलाते हैं, जिससे कि दूसरे जो कैंडिडेट्स होते हैं, दूसरे जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, उनका जो यहां पर पार्टिसिपेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा बच्चे, डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक ही फैमिली का डोमिनेंस हो। बहुत सारी ऐसी पार्टीज भी है जहां पर फैमिली डोमिनेंस है, यानी कि जो भी लीडर उसमें आ रहे हैं और अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं वो एक ही फैमिली के हैं। अब जब एक ही फैमिली किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलाएगी तो ये भी हमारे लिए क्या करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा और दूसरे जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, अच्छे लीडर्स हैं, उन्हें क्या करेगा, बैक पोजीशन पे लेके आएगा। तो ये भी हमारी डेमोक्रेसी के लिए या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसके लिए क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। और ये भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको कि पॉलिटिकल पार्टीज रिसेंट ईयर्स में क्या कर रही है, फेस कर रही है। तीसरा बच्चे, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब क्या है, पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम है उसे हम ये देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ जीतने की ट्राई करती है। उसका मेन फोकस किस पे होता है, जीतने पर होता है, वो भले ही कौन से ही तरीके से जीते। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करने लगी है, इलेक्शंस में शॉर्टकट वेज को अडॉप्ट करने लगी है, जिसमें कि मनी या मसल पावर का क्या होता है, यूज होता है। हमारे यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, उस कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है, सेलेक्ट करती है जिसके पास बहुत अच्छा कंट्रोल है, यानी कि मसल पावर है और बहुत ज्यादा रिच है, जो कि इलेक्शन में अपना जो मनी है वो स्पेंड कर सकता है। और ऐसे इलेक्शंस हमारी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। हमें यहां पर क्या करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या है, थर्ड चैलेंज है। उसके बाद बच्चे फोर्थ, नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। अब एक चीज है, हमारे यहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जो एक पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाते हैं, यानी कि इलेक्शन जीता ए पार्टी की तरफ से और देन आपने क्या किया, बी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इससे जो आइडियोलॉजी बेस है, अब चुना किसको, ए पार्टी के कैंडिडेट को, और वो बी पार्टी में चला गया। तो यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज है या जिसके बेस पर उसको वोटर्स ने वोट दिए हैं, वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, कोई उसकी प्रभावशालीता नहीं रहती है कि भाई हमने क्या किया, इस पर्सन को चुना और ये पार्टी का था, उसमें पार्टी का जो रोल है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। यानी कि जैसे ही पार्टी को उसने चेंज किया, उसको इलेक्ट करने वाले वोटर्स की वोट क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म। तो ये भी हमारे रिसेंट ईयर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनके सामने आया हुआ है। अब बच्चे ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हमारी गवर्नमेंट ने सॉल्व करने का ट्राई किया है। बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ अमेंडमेंट किए हैं, जिससे कि यहां हमने क्या किया है, रिफॉर्म किया है। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी ये है,
हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, यानी कि किस तरीके से हम पार्टीज को क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 इंस्टीट्यूशंस है, पार्लियामेंट कुछ अमेंडमेंट लाएगा और कुछ गाइडलाइंस इशू की जाएगी, कुछ गाइडलाइंस इशू की जाएगी सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। देखते हैं कि क्या रिफॉर्म्स अभी तक किए गए हैं। हमारा जो पहला रिफॉर्म था बच्चे वो था एंटी डिफेक्शन लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आए जिससे कि हमने क्या किया, एंटी डिफेक्शन लॉ को उसमें इंक्लूड किया, जिसमें कि अगर एक पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी को चेंज करता है इलेक्शन के बाद में, तो उसकी जो सीट है उसको क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, यानी कि उसको सीट से हटा दिया जाएगा, उसकी मेंबरशिप को क्या कर दिया जाएगा, वहां से कट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पार्टी को चेंज कर रहे हैं, इससे एक तरीके से धोखा होता है जो वोटर्स के साथ, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे हमारी पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, थोड़ी बहुत रिफॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद बच्चे दूसरा, फाइल एन एफिडेविट। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की, उस गाइडलाइंस के थ्रू उन्होंने कहा कि एक जो पॉलिटिकल लीडर या एक कैंडिडेट जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन में, वो अपना एफिडेविट फाइल करे। एफिडेविट का मतलब होता है बच्चे कि एक पेपर पर साइन करना और उस पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करना, शेयर करना। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में और आपके जो क्रिमिनल केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उनके बारे में आपको क्या करना होगा, एफिडेविट फाइल करना होगा, जिससे कि वोटर को आपकी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो सके, मिल सके, जिससे कि वो अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करने में हेल्पफुल बना सके। ठीक है, ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस के थ्रू क्या किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने का ट्राई किया गया। तीसरा बच्चे, हमारे इस ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कुछ गाइडलाइंस इशू की और पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि आप हमें क्या कीजिए, फाइल कीजिए देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टीज है, आपकी जो लाइबिलिटीज है, जो आपको पे करनी है, ये सारे का सारा जो ब्यौरा है वो आपको यहां पर हमें बताना होगा कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपको कितनी इनकम हो रही है और उस इनकम पर कितनी आपकी लायबिलिटी है, यानी कि कितना आपको लोन देना है किसी को। ये सारे का सारा क्या होगा, आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जिससे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की जो इनकम है वो कहां से आ रही है, कहां से जनरेट हो रही है, ये सारे का सारा हमें क्या पता लग जाएगा। तो ये भी एक रिफॉर्मेटिव स्टेप था हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये हमारे कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या किया गया है, एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा बनाया गया है। उसके साथ साथ बच्चे, हमारे यहां पर कुछ लोग सजेस्ट भी करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए कुछ अदर स्टेप्स भी उठाने चाहिए इनके अलावा भी। तो वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। वो भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि हमारे जो रिफॉर्मेटिव स्टेप हैं उसके बावजूद भी हम कौन कौन से कुछ स्टेप्स को उठा सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो वहां पर हम देखेंगे पहला, लॉ फॉर रेगुलेट, यानी कि इनका कुछ लोगों का मानना है, कुछ पॉलिटिशियंस का मानना है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक लॉ होना चाहिए और उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करे एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर रेगुलेट हो, अगर रन करे, तो हमारी डेमोक्रेसी क्या हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात की गई। ये सजेशन दिया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व रखे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है तो उसमें 1/3 जो पोर्शन होगा वो किसका रखेगी, वो विमेन का रखेगी। ये भी एक सजेशन है। दूसरा बच्चे, गवर्नमेंट, कई लोगों का मानना है कि अगर गवर्नमेंट इलेक्शन एक्सपेंस को प्रोवाइड करे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की वोट के बेस पर उनको सपोर्ट करे और जो इलेक्शन में खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस यूज हो रहे हैं, जो पैसा लग रहा है, वो कौन करे, स्टेट होने दे, गवर्नमेंट होने दे। तो इससे क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और कितना पैसा खर्च हो रहा है उस पर भी क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा।
जिससे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ सजेशंस थे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं और डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। ये बच्चे हमारे जो टॉपिक थे, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। अब तक हमने 2 वीडियो पहले बना लिए और एक ये हमने बना दिए, जिससे कि हमें पूरे चैप्टर का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। इसमें बच्चे हमने सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखा था, और देन उसके फंक्शंस के बारे में देखा था, फिर नेशनल और स्टेट पार्टीज के बीच डिफरेंस किया था, और फिर हम इसके कुछ रिफॉर्म्स की बात की थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो चैप्टर था हमारा यही खत्म होता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके जो मैंने आपको करवाया वो आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।